बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9288 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के लिए इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद उसका पहला मरहला आज मुकम्मल हो चुका है। तमाम जो हल्के हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के चारों सूबों में वहां पर नॉमिनेशन जमा कराने की जो डेट थी, जिसमें 2 दिन की तौसी इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई थी, वो आज मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो कागजात अभी तक मौसूल हुए हैं, उन कागजात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान शामिल हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो हैं, और उसके अलावा जहांगीर खान तरीन हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, महमूद खान अचकजई, सरदार अख्तर मेंगल, डॉक्टर मालिक। ये वो तमाम सियासी रहनुमा हैं जो कि 8 फरवरी 2024 के लिए अपने इंतखाबी जो कागजात हैं वो जमा करवा चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम इस बार तवील अरसे बाद इस इंतखाबी सियासत का हिस्सा नहीं होंगे और उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं करवाए हैं। लेकिन 8 फरवरी के इन इंतखाबात में कौन मैदान में होगा या कौन नहीं होगा, इसका फैसला 13 जनवरी को तकरीबन हो चुका होगा, जिसके बाद हमें एक फाइनल, जिसे कहते हैं अखाड़ा या फाइनल, अखाड़े में फाइनल मैदान में जो कैंडिडेट्स हैं वो नजर आएंगे। लेकिन इन इंतखाबात से कबल जो कुछ इस वक्त हो रहा है और जो कुछ माजी के इंतखाबात में हुआ, उस पर नजर डालेंगे और खासकर आने वाले इलेक्शन से हमारी उम्मीदें क्या हैं, उसके लिए बात करने के लिए जिन सीनियर तज्जिया निगारों को आज हमने मदऊ किया, उसमें नसरुल्लाह मलिक साहब हैं हमारे साथ, पीजे मीर साहब हैं, और उसके अलावा नज़ीर लगारी साहब हैं। लास्ट सेगमेंट में हमारे साथ क्वेटा से मुजीब अहमद होंगे और पेशावर से मुमताज़ बंगिश होंगे। ओवरऑल कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल खासकर इंतखाबात का मंजरनामा बन रहा है उसे समझने की कोशिश करें और इन इंतखाबात के नतीजे में क्या एक ऐसी हुकूमत बनेगी जो पाकिस्तान को माशी और सियासी इस्तेहकाम दे सकेगी। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा पीजे मीर साहब से। पीजे साहब, माजी के इंतखाबात भी आपने देखे, एक और इलेक्शन प्रोसेस 8 फरवरी को होने जा रहा है। इस प्रोसेस को देखते हुए पिछले इलेक्शंस और मौजूदा इलेक्शंस को कहां रेट करते हैं आप? देखिए जी, पिछले तो इलेक्शंस हमने सारे देखे अपार्ट फ्रॉम वन के बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं, एक्सेप्टेंस नहीं आई, क्रेडिबिलिटी पे बड़े तज्जिए हुए, बातचीत हुई। ये इलेक्शंस अल्लाह के फजल से मेरी नज़र में बड़े ज़बरदस्त किस्म के फार्सिकल इलेक्शंस हो गई हैं और शायद खाकान अब्बासी, हैट्स ऑफ टू हिम, बड़ी अक्लमंदी का उन्होंने मुजाहरा किया है कि वो नहीं लड़े और नॉमिनेशंस फाइल नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि आगे होना क्या है। इन इलेक्शंस में जो मर्जी आप कर लें, दे विल बी अनएक्सेप्टेबल टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। जो जीत जाएगा ग्रेट, जो हारेगा आप देख लेने का हाल क्या होता है। सो बेसिकली ये इलेक्शंस वही हैं जो पहले हो रहे थे और इसमें ऐसी कोई खास तब्दीली नहीं कि दूध की नहरें बह जाएंगी, पीआईए रिवाइव हो जाएगा, स्टील मिल्स ठीक हो जाएगी, एनवायरनमेंट जो बड़ा गर्क हो गया एनवायरनमेंट का, उस पर ये करते कुछ नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, चीनी, पेट्रोल, हर चीज सब ठीक हो जाएगी। तो ऐसी कोई चीज होने वाली नहीं है। तो ये एक आपने एक वो कहते हैं ना SOP है as far as national elections of any country are concerned, तो उसमें यही होगा। बाकी शायद I don't think so, इस तरह की कोई चीज नहीं होगी। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, देखो ना तीतर बनो ना बटेर बनो और एक ही तरीके से आप आगे चलो। हम आम आदमी नहीं है पाकिस्तान में। आप मोटरसाइकिलिस्ट को देख लो, ट्रैफिक को देख लो, जो वो ठीक नहीं कर सका ना ठीक होते हैं, तो यू रियली थिंक मुल्क चल सकेगा? नो, हमें डंडा चाहिए, हम डंडे के साथ चलने वाले हैं, प्यार मोहब्बत के साथ नहीं है। And that is the way forward. सही। ठीक, ये तो आपने वे फॉरवर्ड की बात की, लेकिन पीछे जो आपने इलेक्शन का मंजरनामा खींचा, तो आप इन इलेक्शंस को माजी के इंतखाबात से कोई मुख्तलिफ नहीं देख रहे, आप समझ रहे हैं कंटिन्यूटी है उन्हीं इलेक्शंस की? देखिए ना, पहले जब आप बात करते हैं, आपने किसी ना किसी पार्टी को तो सप्रेस किया हुआ है पहले इलेक्शंस के अंदर भी, तो आज आपने एक और पार्टी को कर दिया। सो व्हाट इज न्यू? नथिंग इज न्यू। आप अब लंदन के अंदर, खुदा की कसम है, जिससे बात कर रहा हूँ वो यही कह रहे, यार क्या तुम मजाक करते हो? अब मैं क्या कहाँ का अपनी शक्ल दिखाऊं? क्या मैं तो बात ही नहीं कर सकता उनके आगे। आफ्टर ऑल मुल्क तो मेरा है ना पाकिस्तान, मैं क्या करूंगा? अपने मुल्क को या बेइज्जत करूंगा, खराब करूंगा? आई कांट डू। सो दिस इज very sad situation। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मलिक साहब, पीजे ने जो मंजरनामा हमारे सामने खींचा है माजी के इंतखाबात और मौजूदा इंतखाबात, वो कहते हैं कोई चीज मुख्तलिफ नहीं है, कोई चीज नई नहीं है। नसरुल्लाह मलिक को भी ऐसा ही लगता है? देखिए शायद साहब, अगर सच्ची बात देखी जाए तो शायद ऐसे ही हालात हैं। हमने कुछ नहीं, न माजी से सबक सीखा है, ना आज सीखने को तैयार नजर आते हैं।
अगर आप देखें जिस फैसले को जो ज़मानत हुई इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की, और उस पर जो इख्तलाफी नोट लिखा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, उसमें जो कुछ लिखा मेरे ख्याल में मलिक साहब इजाफी नोट था, इख्तलाफी नोट नहीं, इजाफी नोट। इजाफी नोट, उस इजाफी नोट में जो कुछ लिखा वो बड़ा वाज़े अंदाज में ये लिखा कि 2018 में भी ऐसा ही हुआ कि लेवलिंग प्लेइंग फील्ड एक पार्टी से छीनी गई और उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया वक्त के वजीर आजम को। यानी मेरे ख्याल में हम उस जुमले को निकाल के सारे फैसले पे बहस करते रहे। मसला ये है कि कल बेनिफिशरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और उस वक्त वो जमहूरियत के चैंपियन बने हुए थे। सही। उस वक्त तहरीक इंसाफ का बयानिया ये था कि किसी को सियासत नहीं करने देंगे, ना पीपल्स पार्टी को सियासत करने देंगे, ना PMLN को सियासत करने देंगे। आज ये ख्वाहिशात PMLN की हैं। सही। कि आज कोई सियासत ना करे, बस PMLN ही सियासत करे। सही। पीपल्स पार्टी चाहेगी कि कोई और मैदान में ना हो, हम अकेले मैदान के अंदर हों। कराची के बलदियाती इंतखाब भी आपके सामने हैं। बिल्कुल। दर हकीकत हमारी सियासी जमातें जमहूरी सियासी जमातें नहीं हैं। सही। हमारा जमहूरी कल्चर नहीं है। हमारी सियासी जमातें चाहती हैं कि मैं इक़्तिदार में आऊं, मैं इलेक्शन जीत जाऊं तो इलेक्शन शफाफ होते हैं, मैं इलेक्शन हार जाऊं तो धांधली होती है। एस्टैब्लिशमेंट मेरे साथ खड़ी हो तो मुल्क के एक पेज पर होने की वजह से मुल्क तरक्की करता है, और एस्टैब्लिशमेंट अगर आपके साथ ना हो तो आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक महाजराई का आगाज कर देते हैं। देखिए ये पिछले 3 बड़ी जमातें अगर देख लें, इक़्तिदार में आई, हर इलेक्शन के बाद एक दूसरे के ऊपर एतराज़ात उठाए गए, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला गया, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की गई। हर सियासी जमात कोशिश करती रही कि दूसरे मुखालफिन को जेल में भेज दे, और उनको जेल में बंद करके उस सियासी मैदान के अंदर अकेली मौजूद रहे। बिल्कुल ठीक। ये रवैया जो पीजे साहब बात कर रहे हैं हमें यहाँ ले आया है कि इलेक्शन हो भी जाएंगे, कोई उसको मानेगा नहीं, ठीक, हारने वाला भी नहीं मानेगा। हत्ता कि इमरान खान साहब कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें जीतने के बाद, एक नशिस्त कराची से हारने के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मैदान में आगे नहीं माना। बिल्कुल भाई 6 सीटें आप जीते हैं उसी इलेक्शन कमीशन से, बिल्कुल एक आप हारे हैं, आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। लगारी साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब को भी आपने सुना, पीजे साहब को भी आपने सुना, और आप हम तीनों में सबसे सीनियर आदमी हैं। 70s का इलेक्शन कहा जाता है कि पाकिस्तान में एक फ्री एंड फेयर, बहुत से लोगों का ये क्लेम है कि वो क्लेम भी गलत है, लेकिन आपने कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखा, या आपके ख्याल में जितने माजी में हुए ये भी वैसा ही होगा, कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन आज तक नहीं हुआ? तो 1970 के इलेक्शन को क्यों आप छोड़ देते हैं कि वो फ्री एंड फेयर थे? वो भी तो फ्री एंड फेयर नहीं थे। आपको पता है कि जब नवंबर में 5 नवंबर को 5 लाख अफराद सैलाब के अंदर बह गए, उनके घर बह गए, बस्तियां बह गई, मशरकी पाकिस्तान में सब कुछ बह गया था। और जो 3 बड़ी पार्टियां थीं, एक मजदूर किसान पार्टी अताउर रहमान की, और एक मौलाना भाषानी की नेशनल अवामी पार्टी थी, और एक और पार्टी थी मौलवी एक ही फजला की। तो ये सारी पार्टियां मुतालबा कर रही थी ना कि इलेक्शन मुलतवी किया जाए चंद दिनों के लिए, क्योंकि अगले महीने पर इलेक्शन हो रहे हैं, और 5 तारीख को जलजला वो आता है, अपना सैलाब आता है, और 7 दिसंबर को इलेक्शन हो रहे हैं, 1 महीना 2 दिन के बाद। तो मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन के लिए मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन हुकूमत बहुत बज़िद है कि जनाब हम इलेक्शन तो वक्त पर ही कराएंगे। अच्छा, ये उस वक्त सूरत हाल थी। लगारी साहब 1 मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा, जरा पीजे मीर साहब की तरफ जाऊंगा। जरा पहले से 2 सेगमेंट्स में हम कोशिश करेंगे कि जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें पंजाब और सिंध का मंजरनामा क्या होगा। पीजे मीर साहब, जैसे भी हो रहे हैं, 8 फरवरी को अभी तक इलेक्शन हो रहे हैं, और इन इलेक्शन के अंदर आपको पंजाब का मंजरनामा क्या नजर आ रहा है? देखिए जी, पंजाब तो वही रहेगा जो पहले है। ये तो बड़ी शोर कर रहे थे कि जी आपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी बनानी है, ये इसको ये जो मुल्तान भालपुर का एरिया। तो क्वेश्चन इज, देखो सिंध की अपनी एक नोयत है, हर प्रोविंस की अपनी नोयत है। अब पंजाब का इसलिए आप बात करते हैं बिकॉज इसकी सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी है और उसके पास सीटें ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जिसने पंजाब जीता उसने पाकिस्तान जीता, और उसके बाद आपने कोलिशंस बना ली। कोलिशंस जब बनाते हैं बिल्कुल ऐसे आपको क्या होता है। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में देखा हुआ है कि किस तरह मैं पार्टीज के क्या नाम लूं, सबको पता ही है कि किस तरह जी अगर आप वो कस्टम्स के आदमी हैं, अगर आप उनको नहीं निकालेंगे, ये मैं सच्ची आपको बात बता रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर के टेबल पे जो फोन आए हुए हैं कि जी आप वो जो कस्टम्स के आदमी उनको निकाल दें, अगर नहीं निकालेंगे तो फिर हम आपके पीजे साहब, पंजाब का जो पॉलिटिकल मंजरनामा है वो आपको क्या नजर आ रहा है, अगर वो मुझे थोड़ा सा समझा सके। देखिए, सबसे ज्यादा हुकूमत पंजाब में किसने की है? रणजीत सिंह के अलावा शहबाज शरीफ ने की है, ठीक है। और
पंजाब का जो आप ले लो हिस्टोरिकली शहबाज हैज बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग, रंजीत सिंह का भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। लेकिन क्या आपने को इम्प्रोवाइजेशन की है? देखो हम शायद बात करते हैं ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, बट व्हाट अबाउट द ग्रास रूट? व्हाट अबाउट द ग्रास रूट लेवल? ग्रास रूट लेवल के ऊपर हम बात नहीं करते। बिल्कुल, हमने एक आदमी जो है उसकी रिलीफ की बात नहीं करते। तो पीजे साहब वही ग्रास रूट पीजे साहब आपने रंजीत सिंह की मिसाल दी, शहबाज शरीफ की मिसाल दी। इस वक्त ग्रास रूट पे आपको कोई रंजीत सिंह तो नहीं मिलेगा, मुकाबला बजायर पीटीआई और पीएमएल-एन का है पंजाब में। तो इस मंजरनामे में पीजे मीर को कौन लीड करता हुआ नजर आता है? देखिए मेरी जो इस वक्त है जो इंफॉर्मेशन कह लो अगर तो पीटीआई को आने देंगे, एक अनलाइकली अलायंस हो सकती है पीएमएल-एन और पीटीआई, व्हिच इज अगेन अनलाइकली। बट उसके साथ साथ डोंट फॉरगेट कि दूसरा कंटेंडर भी बैठा है जो कि लाइक माइंडेड है विद पीटीआई, पीपीपी पीटीआई। हालांकि आसिफ जरदारी ने कहा हम कोई नहीं करेंगे, वो भी एक उन्होंने एक रबर स्टैंप लगाई हुई है। पॉलिटिक्स के अंदर कोई देयर इज नो, वो कहते हैं ना, फर्मनेस और परमानेंस। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होते हैं, तो हम है सारे इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स हमारे सब है। हम नजरियाती पॉलिटिक्स कोई नहीं है। शायद वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस और उसी दिस इज योर। बिल्कुल ठीक हो गया। लाठी इस वक्त किसके पास है? जरा नसरुल्लाह मलिक साहब से समझने की कोशिश करते हैं कि लाहौर की लाठी इस वक्त किसके पास है और सेंट्रल पंजाब बिलखुसूस, क्योंकि साउथ पंजाब को हमने जरा अलग से डिस्कस करना है, इसलिए चाहूंगा कि मलिक साहब जरा पंजाब का सियासी मंजरनामा समझाएं। देखिए शाह साहब, अगर पंजाब की सियासत की बात की जाए ना तो उसमें आपको दो चीज़ें जो है उनको सामने रख के कोई तजिया करना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि अगर 9 मई के वाक़यात ना होते तो आज पोजीशन कोई डिफरेंट होती। आज पीटीआई एक दबाव का शिकार है, पीटीआई का वोटर दबाव का शिकार है, पीटीआई की लीडरशिप यहाँ से भागी हुई है, पीटीआई की लीडरशिप जेलों के अंदर बंद है, उनके ऊपर मुकदमात कायम हुए हैं, बहुत से लोग जो हैं वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। उनके नॉमिनेशन पेपर्स की जब उनके एतराज़ात आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सी डिसक्वालिफिकेशन हो गई हैं। बहुत से लोग जो हैं वो उनकी सजाएं हो जाएंगी। जब ये सजाएं हो जाएंगी तो आपको नजर आएगा कि पीटीआई एक मजीद दबाव का शिकार हो जाएगी। सही। इन हालात में जब पीटीआई की लीडरशिप जेलों के अंदर मौजूद हो, कैंपेन चलाने वाला कोई ना हो, हलकों में जाके बड़े जलसे करने वाला कोई ना हो, तो ये बात आप पंजाब की सियासत की समझ लीजिए कि आप कुछ परसेंटेज वोट जो है वो आप ज़ाया कर रहे होते हैं। सही। इलेक्शन डे के दिन भी अगर आपके पास पॉलिटिकल लीडरशिप सारी मौजूद ना हो और भरपूर तरीके से आप इलेक्शन ना लोगों को, वोटर्स को ला सकें, तो पंजाब के अंदर ऐसा नहीं होता कि लोग खंबे को खड़ा कर दें और इलेक्शन जीत जाए। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूंगा। आखिरी जो पंजाब के अंदर टिकट्स दिए पीटीआई ने, वो जो टिकट्स जब देने की बारी आई, जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा था, जो नहीं हो सका, उस इलेक्शन के अंदर आप देख लीजिए कितने इलेक्टेबल्स थे जो पीटीआई ने एडजस्ट किए थे, इसलिए कि पीटीआई को नजर आ रहा था कि अगर इलेक्टेबल्स को टिकट ना दिए गए तो इलेक्शन नहीं जीता जा सकेगा। सही। इसलिए ये सोशल मीडिया पर तो मुहिम आपको नजर आएगी कि पीटीआई बगैर किसी कैंडिडेट के, बगैर किसी लीडरशिप के इलेक्शन जीत रही है। हालात ऐसे मलिक साहब, पीटीआई की जिन मुश्किलात का आपने जिक्र किया, जो मंजर आपने मेरे सामने रखा, उसमें तो फिर ऐसी सूरत-ए-हाल में पीपल्स पार्टी पंजाब में उतनी स्ट्रेंथन्ड नहीं है। आईपीपी एक नौमौलूद जमात है, फिर उसे एक पीटीआई की नफरत का फैक्टर भी है, जेयूआई फे है नहीं, तो पीएमएल-एन आपको बड़े आराम से लैंडस्लाइड विक्ट्री करती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है जहां से पीएमएल-एन हारेगी वहां पे आजाद उम्मीदवार जीतेंगे। सही। और बाकी जगहों पे पीएमएल-एन जीतेगी, और बाज नशिस्तें जहां पीटीआई के वो लोग जो मेरे ख्याल में इन मुकदमात से निकले हुए हैं, मुकदमात के अंदर वो शामिल नहीं हैं, वो भी सीटें जीतने की पोजीशन में हो सकते हैं। सही। लेकिन अगेन बात ये होगी कि 8 फरवरी का दिन सियासी जमातें किस तरीके से देखेंगी। क्या 8 फरवरी के दिन पुरअमन इंतखाबात होते हैं? अगर स्मूथली इंतखाबात होते हैं तब पीटीआई का वोटर शायद थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन अगर रोज जो नजर आ रहा है लड़ाई झगड़े होते हैं, और जो जिस तरह किस्म की एक महाजराई की सियासत इस मुल्क में अब अपने अरूज पर पहुंच चुकी है, आपको ये इंतखाबात पुरअमन होते हुए दिखाई नहीं देते। मलिक साहब, यहां पे आपको 1 मिनट रोकूंगा, नजीर लगारी साहब को ऐड करूंगा। लगारी साहब, खासकर हमें थोड़ा सा साउथ पंजाब की डायनामिक्स समझाइएगा। 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मलिक साहब ने हाईलाइट किए, एक इंडिपेंडेंस के और दूसरा उन्होंने कहा पुरअमन इंतखाबात होने पर सवालिया निशान होगा।
कुछ राय ये है कि इस बार जुनूबी पंजाब में एक बड़ी तादाद होगी इंडिपेंडेंट्स की, और अगर आखिर में जिसने गवर्नमेंट फॉर्म करनी है ये इंडिपेंडेंट्स उसी तरफ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, मेरा ख्याल भी यही है कि हम अगर शुरू करते हैं यहाँ से राजनपुर से, तो राजनपुर में एक बड़ी तादाद जो है वो इंडिपेंडेंस की जीतेगी, क्योंकि रुझान में मुकाबला होगा दृशक और मजारिज का, या मजारिज का आपस में भी तो मुकाबला हो सकता है, लेकिन इसमें वही जीतेंगे। PMLN की पोजीशन होगी, इसलिए कि रियाज मजारी और दोस्त मोहम्मद मजारी चले गए हैं मुस्लिम लीग नून में, तो वो पोजीशन मुस्तकम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके मुखालफत में जो ग्रुप होंगे वो भी कम नहीं होंगे और वो भी अपनी ताकत दिखाएंगे। खास तौर पर जो उनके जो पिछले दिनों कत्ल हुए थे अपने बेटे के हाथों, आतिफ मजारी के जो एक अजीज हैं, बेटे हैं, वो वहां से कंटेस्ट करेंगे और उनको एक अच्छी खासी लीड मिल सकती है। नसरुल्लाह दृशक का मुकाबला मुज्तबा दृशक करेंगे और दोनों के दरमियान टफ मुकाबला होगा, दोनों की पोजीशन भी आजाद ही होगी किसी। लेकिन लगारी साहब पंजाब को ओवरऑल आप देख रहे हैं कि PMLN वर्सेस इंडिपेंडेंट होगा? नहीं, यहाँ फरीक होंगे। कुछ सीटें PMLN जीतेगी सेंट्रल पंजाब की, और अपना सराइकी बेल्ट में उसको ऐसी मेजॉरिटी नहीं मिलेगी जिसको हम कह सकें कि वो हुकूमत साजी के लिए उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। अब हम डिवीजनल सतह पर आते हैं, डलागत खान डिवीजन में ऐसी सूरत हाल नहीं होगी, भावलपुर डिवीजन में ऐसी सूरत हाल नहीं होगी, मुल्तान डिवीजन में ऐसी सूरत हाल नहीं होगी, और इवन ये कि थल के इलाकों में बक्कर में, मियाँ वाली में भी ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। और यहाँ पर आजाद भी जीतेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछली मरतबा से ज्यादा सीटें लेगी। पीपल्स पार्टी के साथ ये जो 2-3 इलेक्शंस में ज्यादतियां हुई हैं कि उनको पीछे रखा गया है, और इवेंचुअली जिस तरह से 1997 के इलेक्शन में, 1990 के इलेक्शन में, और उसके बाद जो है 2013 के इलेक्शन में, तो उसको पीछे किया गया। 2008 के इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन होते रहे उसमें उसको पीछे जाएगा। इस मरतबा उसका इम्कान है कि वो कम बैक करे। लिया में कम बैक कर सकती है, खान में वैसे ही है, मुजफ्फरगढ़ में वैसे ही है, खान में एक जगह पर वो आ सकती है, 1-2 सीटें यहाँ से ले सकती है। मुल्तान डिवीजन में लगारी साहब जो नक्शा आप मेरे सामने खींच रहे हैं उसमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में इस पोजीशन में अगर आ जाती है, और सिंध में जो उनका हमें होल्ड नजर आता है, तो क्या बिलावल को वजीर आजम बनाने का ख्वाब जो है ना वो ताबीर हो सकेगा आसिफ अली जरदारी साहब का? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी अकेले अपने किसी भी उम्मीदवार को वजीर आजम बनाए, लेकिन ये नहीं है कि एक क्लीन सीट जो है वो मिलेगी किसी भी पार्टी को। PMLN जो है इतनी मेजॉरिटी हासिल कर ले कि वो अकेले सर हुकूमत बना ले, या कोई और पार्टी, पीपल्स पार्टी भी नहीं, उनको भी आजाद उम्मीदवार। लगारी साहब आपको 1 मिनट के लिए यहाँ रोकूंगा, हमने एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं। पंजाब के साथ साथ जरा सिंध को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दूसरा बड़ा सूबा है पंजाब के बाद आबादी के लिहाज से, और कराची माशी हब है। तो सिंध और पंजाब की पॉलिटिक्स को जरा इब्तदाई 2 हिस्सों में समझते हैं, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। लगारी साहब, जरा सिंध की सूरत हाल पर आप हमें अपनी राय दीजिएगा कि जनूबी पंजाब की जो आपने सूरत हाल रखी, तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जो कुछ हो रहा है, GDA, MQM, PMLN, तो सिंध को आप कैसे देख रहे हैं? सिंध में क्या सिचुएशन होगी? देखिए, सिंध में तो हम हल्का वाइज चले ना। अगर हम हल्का वाइज चलते हैं या जिला वाइज चलते हैं, तो पहले तो कराची है। कराची में 14 सीटें मिली थी PTI को 2018 के इलेक्शन में। वो 14 सीटें वो PTI वाले छोड़ दें, वो किसी को भी नहीं मिल रही है ना इस वक्त, तो PTI को नहीं मिल रही हैं। अब यहाँ किसको लेकिन लगारी साहब आप कह रहे हैं किसी को भी नहीं मिल रही, तो जा कहाँ रही हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि किसी को नहीं मिल रही है। इस तरह से इन ब्लॉक नहीं जा रही है किसी भी तरफ को। अब ये तकसीम होगी, 1-2 सीटें जमात इस्लामी मिलेंगी, 2-3 सीटें जो है इनमें से 2-3 सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी लेगी, 3-4 सीटें जो है वो MK मिलेगी। इसी तरह से 2-3 सीटें आज़ाद लोग आ जाएंगे। ये जो सीटें थी PTI के पास, बाकी सीटें अपनी अपनी पार्टियां रखेंगी जिनके पास थी। पीपल्स पार्टी के पास मलीर की सीट थी, वाजा अपना जोखियो अब्दुल करीम की सीट थी, आगा रफीउल्लाह की थी, पटेल की वो सीट थी, वो वहां से आए थे। और ये जो अभी सीट कामयाब हुए थे जिसमें हकीम बलोच वो दोबारा वहां पर वो आ सकती है। ये तो सूरत हाल इस तरह से है कि
ये सीटें 4 सीटें पीपल्स पार्टी की जो पहले से बनी हुई हैं, अब नई सीटों की तरफ पेशकदमी पीपल्स पार्टी की हो सकती है कि वो माजी के मुकाबले में कोई सीटें और ले ले। बाकी चलते हैं हम चलते हैं ठट्ठा से। ठट्ठा में कोई और नजर नहीं आता ना हमें, सजावट में कोई नजर नहीं आता है, मदीन में कोई नजर नहीं आता, टनो मोहम्मद हमें कोई नजर नहीं आता, मिट्टी में कोई नजर नहीं आता, हैदराबाद और सक्खर में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। वो देखें कि एमक्यूएम आकर कंटेस्ट करती है और एमक्यूएम की सीट लेती है, लेकिन हम कैसे जीडीए को कंसीडर करें यहाँ पर, और किस तरह से हम पीएमएलएन को करें कंसीडर हैदराबाद में और सक्खर में, तो वहां तो उनका वजूद नहीं है। क्या करेंगे? बदीन वाली सीट जिस पर फहमीदा मिर्जा आई थी, वो भी सस्टेन करना चाहती है तो बहुत बड़ी बात होगी अगर वो सीट उनको दोबारा मिलती है तो। बाकी कोई सीट ऐसी नहीं है। और जतोई जो है नशोर फरोज के, वो अपनी सीट के लिए क्या करते हैं, किससे बात करते हैं, किस तरह से कोई जोड़ तोड़ करते हैं, सिर्फ उनका एक मसला। बाकी पूरे सिंध के अंदर कौन सी सीटें, आखिरी 2 मुखालिफ सीटें थी। और बिलावल भुट्टो के खिलाफ लाड़काना में जब राशिद सूमरो लड़ रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं लगारी साहब? वो उतना ही वोट ज्यादा से ज्यादा जो पहली दफा लिए थे, पिछली बार लिए थे, वो ज्यादा से ज्यादा से ले जाएंगे। मेरा ख्याल है वो नहीं लेंगे 50,000। तो फिर तो लगारी साहब सिंध बज़ाहिर दोताई अक्सरियत के साथ पीपल्स पार्टी के साथ ही रहता हुआ नजर आता है, जो मंजरकशी आपने की है। एक छोटा सा सवाल कि 172 का जो गोल्डन नंबर है नेशनल असेंबली का, वो किसी भी सियासी जमात को नजीर लगारी साहब कैसे पूरा करते हुए देखते हैं? नहीं, मैं नहीं देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि बहुत मुनकसिब होगा मैंडेट, और कुछ सीटें जो हैं वो पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी पीछे अगर पीछे भी हुई तो पीएमएलएन से बहुत कम सीटों पर मार्जिन होगा, और इस तरह से दूसरे आजाद उम्मीदवार होंगे बड़ी तादाद में, और आईपीपी की कोई सीटें होंगी। वो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो मौलाना कुछ सीटें लेंगे, और मुझे अब भी मौलाना की अपनी सीट खतरे में लग रही है। वहां जो है वो मुझे फैसल करीम कुंडी ज्यादा मजबूत लग रहे हैं। ठीक हो गया। लगारी साहब 1 मिनट के लिए आपको यहां रोकूंगा। मलिक साहब, जो पंजाब में हमने देखा कि हमें स्प्लिट सा एक मैंडेट, आपने भी जो बताया, लेकिन जो सिचुएशन होगी पीटीआई की, उसके बाद डिसाइड होगा कि पीएमएलएन कहां स्टैंड करेगी। लेकिन जरा सिंध के सियासी मंजरनामे पे नजर डालते हुए जो लगारी साहब ने हमारे सामने रखा है, उसमें तो पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में। मलिक साहब देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी के लिए सिंध का मैदान खाली है। अब आप इसका भी जरा जायजा लें पूरी पिछले 15-20 साल की सियासत का, तो आपको नजर आएगा कि मुल्क की 2 बड़ी जमातें जो इख्तिदार में आई, एक है पीएमएलएन, दूसरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इन दोनों जमातों ने सिंध के अंदर कोई काम नहीं किया, ना तंजीम साजी की, ना डेवलपमेंट के कोई बड़े मनसूबे शुरू किए। दोनों वज़ीर आज़म की नशिस्तों पर बराजमान हुई पार्टियां, लेकिन उस तरीके से कि अपनी पार्टियों को ये सिंध के अंदर लेकर जाते ताकि सिंध के अंदर भी एक दूसरी ऑप्शन पीपल्स पार्टी के अलावा मौजूद होती। पीपल्स पार्टी के अलावा बहुत से ऐसे हल्के, मैं लगारी साहब से इत्तेफाक करता हूं, जो ऑप्शन ही नहीं है। जब ऑप्शन मौजूद नहीं होगी तो यकीनी बात है पीपल्स पार्टी के लिए वहां से वॉक ओवर होगा। सही। आपके पास कैंडिडेट्स नहीं है, ना पीटीआई के पास कैंडिडेट्स हैं, ना पीएमएलएन के पास कैंडिडेट्स हैं। वो जो जीडीए का इत्तेहाद है वो किस हद तक आपको पता है, चंद नशिस्तों से आगे उनकी पजीराई सिंध के अंदर मौजूद नहीं है। एमक्यूएम जो है कराची के अंदर जिस हद तक तकसीम हुई, आपको पता है, एमक्यूएम पाकिस्तान बनी, फिर एमक्यूएम लंदन बन गई, फिर जिस तरीके से पीएसपी बनी, फिर मर्ज हुई। अगर आप सोचें कि एमक्यूएम उतनी ताकत के साथ मौजूद है जितनी पहले जब एमक्यूएम एक हुआ करती थी, तो मेरे ख्याल में ये बात भी जो है वो दुरुस्त नहीं है। सही। आज एमक्यूएम को भी अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी है कराची और हैदराबाद के अंदर और बड़े शहरों के अंदर। सही। माजी में ये एमक्यूएम आगे तक निकल रही थी, सिंध के अंदर जा रही थी। सही। लेकिन आज ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो इन हालात में पीपल्स पार्टी एक ऑप्शन बचती है अवाम के लिए, वोटर के लिए। सही। जब ऑप्शन कोई नहीं होगा, मैंने जैसे कहा पंजाब के अंदर भी अगर कैंडिडेट ही नहीं होता पीटीआई का, तो फिर कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो फिर क्या होगा? या आजाद जीतेगी या पीएमएलएन जीतेगी। बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख्याल में यह सूरत हाल ये है कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर एक बेहतर पोजीशन में है, और सिंध के अंदर उनका मुकाबला किसी बड़ी जमात के साथ नहीं है। मलिक साहब, 172 का गोल्डन नंबर कैसे पूरा हो सकता है? जैसे लगारी साहब ने बताया, मुनकसिम पार्लियामेंट, आपको भी ऐसा ही लगता है? अगर मैं ख्वाहिशात की हद तक जिक्र करूं आपसे, तो पीएमएलएन ये समझती है कि वो मोर देन 100 सीटें जो है वो नेशनल असेंबली की जीत जाएगी। अगर वो 100 से ज्यादा नशिस्तें लेने में कामयाब होती है तो ख्वातीन नशिस्तें मिला के उनके पास जो तादाद है वो 140 के करीब पहुंच सकती है। इन हालात में मौलाना फजल रहमान हो या दीगर इत्तेहादी उनके साथ जो एमकेएम हो, तो ये नंबर्स वो पूरे कर सकते हैं, और इसी की वो कोशिश कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बना लें। सही। लेकिन अगर
पीटीआई पंजाब में जीतती है बाद नशिस्तों पे और पीएमएल-एन को वहां से झटका लगता है, तो फिर पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन की इत्तेहाद के बगैर हुकूमत बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि पंजाब चूंकि 141 सीट्स हैं पंजाब की, पंजाब क्या डिसीजन करता है। अगर पंजाब ने किसी जमात को 100 के करीब सीट्स दे दी, जो पीएमएल-एन तोक्को लगा के बैठी हुई है कि मैदान हमारे लिए खाली है, पीटीआई मुकदमात भुगत रही है, अगर ऐसा होता है तो फिर पीएमएल-एन के लिए मैदान साफ होगा। तो बेसिकली एक हंग पार्लियामेंट आपको भी लग रही है। पीजे मीर, आपने सुना मलिक साहब को भी और नजीर लगारी साहब को भी, आपको सिंध का मंजरनामा और 172 का गोल्डन नंबर पीजे कैसा लगता है? ये जो इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं, इसमें जब आपको बिठाया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप इस तरह करें, तो जब आप नहीं करते हैं तो फिर आप एग्जीक्यूटिव से भी चले जाते हैं, जुडिशरी से चले जाते हैं, फौज से भी चले जाते हैं, तो एक नॉर्मल एसओपी एक तय हो जाता है। जो मर्जी आए, अगर तो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के साथ काम नहीं करेगा, इन कनाइवेंस विद इट, और आप एक दूसरे के साथ मिल के काम नहीं करेंगे, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अब आज की जो बात कर रहे हैं वो वही होगी जब जो लगारी साहब ने पहले बात की है, बिल्कुल सही बात है। आपके पास कोई किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, ना मिल सकती है, ना मिलने वाली है, क्योंकि हमारे वो जो कहते हैं ना तेवर ऐसे खराब हो जाते हैं जब आपको मेजॉरिटी मिलती है, तो फिर आप क्या कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को आप टेक ओवर करो, वो मौका आपको नहीं दिया जाएगा। आपको एक हंग पार्लियामेंट मिलेगी जिसके अंदर एक अच्छी चीज जो ये होगी कि आपको बाहर से तनकीद नहीं अंदर इस गवर्नमेंट पे पड़ेगी। आपको एक नेशनल गवर्नमेंट मिलेगी, सिलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट मिलेगी, और उसके अंदर हमने मुल्क को आगे लेके पीजे साहब, एक मिनट के लिए आपको यहां रोकूंगा, बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया। मलिक साहब, कोई ऐसी सूरत-ए-हाल आपको लगती है, जैसे आपने कहा पीटीआई की अगर मुश्किलात बढ़ती हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट जो पीटीआई के इंतखाबी निशान का मसला बना हुआ है, इंडिपेंडेंट्स आते हैं, तो कोई कौमी हुकूमत नसरुल्लाह मलिक को नजर आती है 8 फरवरी के बाद? देखिए, अगर मुल्क के मसाइल को हल करना है तो फिर तमाम सियासी जमातों को मिलकर कोई ऐसा किरदार अदा करना होगा जिसके नतीजे में मुल्क में कुछ देर पा पॉलिसियां चल सकें, लेकिन बदकिस्मती से शायद ऐसा होगा नहीं। सही, इसलिए कि सियासी जमातें अपनी जातियात से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। सही, ठीक। अगर इमरान खान साहब 2018 में इक़्तिदार में आने के बाद सबको लेकर साथ चलते तो आज इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद ना। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, एक मिनट, मलिक साहब मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, चाहूंगा लगारी साहब भी इस नेशनल गवर्नमेंट वाले फॉर्मूले पे जो है ना कमेंट करें अपना। नेशनल गवर्नमेंट मफादात के तहत ना हो, पाकिस्तान के वसीतर मफाद में हो, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए हो, और तो ये ऐसा हो सकता है। और अगर ये चोट खाए हुए लोग मिलकर ऐसा करते हैं, इसलिए कि पहले बात यही है जो पीजे मीर साहब ने जहां से बात शुरू की थी और जहां से नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी बात की है कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन पर है। इस वक्त अगर इलेक्शन आप कराने जा रहे हैं तो उनकी साख को भी एक बड़ा सवाल निशान लगा हुआ है। पहली बात यह है कि उसके बाद क्या होता है, जो हुकूमत बनती है, जो भी हुकूमत बनती है, अगर सिंगल पार्टी में हुकूमत बनती है तो वो तो 2 दिन भी नहीं ठहरेगी, ठहर नहीं पाए। सही, इसलिए कि अगर ये मजमूई तौर पर तमाम पार्टियों को, तमाम फरीकैन को मिलाकर हुकूमत बनती है और उसमें पीटीआई के लोग भी शामिल होते हैं तो फिर कुछ आगे बढ़ सकेगी। और अगर नेक नियति से कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की गई और मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश की गई तो इम्कानात पैदा हो सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या सूरत होती है। होगी वसीउल बुनियाद हुकूमत होगी, पता नहीं वो कौमी हुकूमत होगी या नहीं होगी, लेकिन एक वसीउल बुनियाद हुकूमत जरूर होगी। नजीर लगारी साहब, पीजे मीर साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तीनों ने अपनी राय दी, लेकिन तीनों आखिर में एक नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन की साख पर बहुत से सवालिया निशान होंगे। इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत के चैलेंजेस बड़े होंगे। एक वसीउल बुनियाद हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में मईशत और सियासत में इस्तेहकाम ला सकती है, जो कि पाकिस्तान की जरूरत है। सिंध और पंजाब को हमने इब्तदाई 2 हिस्सों में डिस्कस किया, जरा लास्ट हिस्से में डिस्कस करेंगे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है और बलूचिस्तान को मेक एंड ब्रेक के लिए अहम समझा जाता है। तो जरा समझेंगे कि वहां क्या हो रहा है और 8 फरवरी को सिंध और खासकर बलूचिस्तान और केपीके से क्या रिजल्ट आएगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जरा बात करेंगे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जो सियासी मंजरनामा है उसकी। हमारे साथ मौजूद होंगे मुजीब अहमद, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, आज टीवी के ब्यूरो चीफ हैं। कोयटा से और पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे 92 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मुमताज़ बंगश साहब। सबसे पहले जाते हैं बलूचिस्तान और मुजीब अहमद साहब से बात करते हैं। मुजीब साहब, बलूचिस्तान ने 2018 से 23 तक का जो 5 साल सफ़र था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो या PDM का, उसमें बलूचिस्तान का एक बड़ा अहम रोल रहा सरदार अख्तर मेंगल की सूरत में, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सूरत में। क्या 8 फरवरी में भी आप इतना ही इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं बलूचिस्तान का, और बलूचिस्तान का सियासी मंजरनामा आपको क्या लगता है? शायद 2018 और 2023 में अब जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि जो मंजरनामा 2018 में बना था वो लिखा गया था, वो ओरिजिनल था नहीं। लेकिन इस दफा जो सूरत पैदा हो रही है वो बड़ा कांटे का जोड़ पड़ने वाला है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। जहां तक कौम परस्तों की बात है तो कौम परस्त भी इस वक्त मुश्किल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो पॉकेट्स थे उनके वहां पे मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने इलेक्टेबल्स को अपनी तरफ कर लिया, तो वहां पे भी कांटे का मुकाबला होगा। खास तौर पे नेशनल पार्टी और BNP मेंगल के लिए ज्यादा मसाइल होंगे। इसी तरह पश्तून बेल्ट में पश्तूनख्वा मैप को भी मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे JUI काफी मजबूत होती नजर आ रही है पश्तून बेल्ट में, इवन बलोच बेल्ट में भी है। और जहां तक कोयटा सिटी की हम बात करें तो यहाँ पे मुकाबला बहुत ज्यादा सख्त होने को जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं सारे उतर रहे हैं, चाहे वो महमूद खान अशरफी हो पश्तूनख्वा मैप के, इसी तरह मौलाना फजल रहमान ने पशीन को चुना है इलेक्शन लड़ने के लिए। इसके अलावा लश्करी रईसानी है, जमाल रईसानी है, इवन अख्तर मेंगल भी 264 पे कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। तो यहाँ पे ये फैसला कुन मार्के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं शायद उसमें बड़ी अजीब सी बात है, कोई हल्का ऐसा नहीं है जिसमें 40-50 कागजात जमा नहीं हुए। आखिर में शायद बच बचा के भी 20-25 उम्मीदवार रह जाएंगे जो एक दूसरे के वोट ही काटेंगे और दूसरे जो बड़े उम्मीदवार हैं उनको नुकसान देंगे। मुजीब साहब, जो हमने देखा कि गुज़िश्ता हुकूमत में BAP का एक अहम रोल था, PTI का एक अहम रोल था, दोनों आपको वाइप आउट होती हुई नजर आती हैं या प्रेजेंस अपनी रखेंगी? देखें, BAP में अब भी इलेक्टेबल्स मौजूद हैं और वो इस पोजीशन में है कि वो सीटें जीत लें। वो कौमी असेंबली की भी 2 से 3 नशिस्तें जीत सकते हैं, इसी तरह 6 से 7 सूबाई असेंबली की नशिस्तें भी जीतने की पोजीशन में, क्योंकि ये इलेक्टेबल्स हैं, इनके इलाकों में इनकी बड़ी साख है और वो अपनी पोजीशन काफी हद तक बरकरार रखेंगे। लेकिन इस पोजीशन में कतई नहीं होंगे कि वो हुकूमत साजी कर सके, वो सिर्फ एक फैक्टर होंगे जो हुकूमत साजी में मदद देगा। मुजीब साहब, आपने जो सियासी मंजरनामा रखा उसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान में अगर 3 बड़ी पार्लिमानी जमातों की अभी तक की सूरत हाल पे बात करें, उसमें PMLN, पीपल्स पार्टी और JUI फे ही नजर आती हैं। बिल्कुल, ये बड़े ग्रुप हैं और ये बड़े ग्रुप होकर नमूदार होंगे, जबकि जो छोटा हिस्सा रह जाएगा वो फिर कौम परस्त पार्टियों का या BAP का रह जाएगा। उसके अगर तनासुब से आप देखें तो आटे में नमक के बराबर ही कौम परस्त रह जाएंगे। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मुजीब साहब, 172 का गोल्डन नंबर पिछली बार पूरा करने के लिए 1 शाहजैन बुगटी का वोट, 4 अख्तर मेंगल के और 4 बाप के वोट, बलूचिस्तान की ये 9-10 सीटें बहुत अहम हो गई थी इमरान खान साहब के लिए। फिर अदम एतमाद में भी यही 9-10 नंबर बहुत अहम हो गए थे। 2024 में आपको इनकी वो अहमियत लगती है या आप समझते हैं कि नहीं होगी? 2024 की सूरत शायद मुख्तलिफ होगी, क्योंकि यहाँ पे BAP तो अपनी जगह है ही है, लेकिन पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI शायद मरकज में जाके ये फिर एक दूसरे के इत्तेहादी होंगे और शायद मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी को कोई जरूरत ना पड़े इन लोगों को मिलाने की। खैर सगाली के तौर पे वो इनको साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन मजबूरी बहरहाल ये नहीं बनेंगे। सही हो गया। चलते हैं जरा पेशावर। मुमताज बंगश के सामने ये सवाल रखूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कहा जाता था एक बार के बाद किसी को बारी नहीं देती, 2 बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां बारियां ली, अब तीसरी बार क्या हैट्रिक कर सकती है मुमताज बंगश साहब? अगर 8 फरवरी को बैलेट पेपर पर बल्ला मौजूद हुआ तो PTI हैट्रिक करेगी? शुक्रिया। शायद असल में खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो कदरे मुख्तलिफ है दूसरे सूबों से। यहाँ जो बड़ी सियासी जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल हैं, वो अगरचे हैं तो बड़ी जमातें ज़ाहिर है, यहाँ पे भी उनकी काफ़ी शख्सियात ऐसी हैं कि जो यहाँ से वो इंतखाब लड़ रही हैं। लेकिन
बहसीयत मजमूई और देखा जाए, मतलब ये कहना है कि तकरीबन तमाम अजला में उनकी उनके जो उम्मीदवार होंगे वो कामयाबी से हमकिनार होंगे, तो ये ऐसा इस बार भी नहीं लग रहा। मिसाल के तौर पे अगर हम साउथ को ले लें तो जनूबी अजला में पहले ये जमीयत उलमा इस्लाम का गढ़ समझा जाता था। फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो न सिर्फ जनूबी अजला बल्कि कई ऐसे अजला हैं जो JUI से छीन लिए गए और अब भी वहां पे उनकी प्रेजेंस मौजूद है। इसी तरह अगर स्वात की बात की जाए तो स्वात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की काफी प्रेजेंस थी। हजारा के इलाकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्रेजेंस थी। पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस जो थी वो मलकंड डिवीजन और इसके अलावा दीर के इलाकों में थी। अब सूरत हाल कदर मुख्तलिफ इसलिए है कि अब जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये वो 3 जमातें हैं कि जिनका ज्यादातर नशिस्तों पर 1-to-1 मुकाबला हो सकता है। बाज जगह ऐसी है कि जहां के तीनों जमातों के मुकाबले होंगे। हजारा डिवीजन को कैसे देखते हैं? मुश्किल सूरत हाल इस बार पेश आ रही है और वो ये कि बाजवड़ में वो कोई इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। वो जो कह रहे हैं कि मौसमी हालात हैं या मुख्तलिफ किस्म के दूसरे जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, वो उसमें ज्यादा वजन नहीं। उनके लिए जो असल मसला है जो खुलकर इसका इजहार नहीं करते वो ये है कि उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। सही। बाजवड़ में वो बिल्कुल मुहिम नहीं चला सकते। ममताज एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि हमें KPK का पॉलिटिकल मंजरनामा क्लियर हो सके। गुज़िश्ता 2 इलेक्शन में वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, पहली मरतबा इत्तेहादी हुकूमत बनाई, दूसरी मरतबा सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाई, इस बार तीसरी मरतबा अगर बैलेट पेपर पर PTI मौजूद रहती है तो आपको KPK में PTI लीड करती हुई नजर आती है या नहीं? आप समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान बाकी इत्तेहादियों को मिलाकर वहां का मंजरनामा बदलेंगे और PTI को अट्रैक्ट नहीं करने देंगे, या इन केस PTI बैलेट पेपर पर नहीं होती तो कहीं एक नई तारीख तो रकम होते हुए नहीं देखेंगे कि इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट बना रहे होंगे KPK में? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। इंडिपेंडेंट का कोई इम्कान नहीं है। अगर इंतखाबात साफ शफाफ गैर जानिबदाराना होते हैं तो किसी किस्म के आजाद उम्मीदवारों के लिए यहां पे कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये मैं आपको बताता चलूं कि अगर बल्ला हो या ना हो, PTI के अपने इस तरह से टिकट याफ्ता उम्मीदवार हो या ना हो, आखिरी दिन भी अगर वो ये डिक्लेयर कर देते हैं कि फलां फलां हमारा इन हल्कों से उम्मीदवार है, तो चूंकि यहाँ पे जो यूथ का जो यंगस्टर्स हैं उनका वोट ज्यादा काउंट होता है, तो इसलिए उनको इससे कोई गरज नहीं है कि उनके नजरियात क्या हैं, उन्होंने क्यों किसको वोट देना है। उनका सिर्फ एक नजरिया है कि हमने वोट देना है इमरान खान को, फिर उनको कैंडिडेट से भी कोई गरज नहीं है। इस बार भी तकरीबन कोई ऐसा हल्का नहीं है कि जहां से आजाद उम्मीदवारों की सूरत में 10-10, 5-5, 6-6 उम्मीदवारों ने कागजात जमा ना किए हों। ये वो तमाम ऐसे उम्मीदवार हैं जो जाहिरन तो आजाद उम्मीदवार लगते हैं, लेकिन असल में उनको PTI ही की हिमायत हासिल होगी और आखिरी दिनों में ये ऐलान किया जाएगा कि PTI का असल उम्मीदवार ये है और वोट इसी को देना है। अगर यही सूरत हाल रही तो अगर एंटी-PTI अलायंस बनता है खैबर पख्तूनख्वा में तो मुमकिन तौर पर उस अलायंस में सब इकट्ठे हो सकते हैं, या आपको लगता है नहीं PMLN और जमीयत इकट्ठे हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी और ANP अलग से अलायंस कर सकते हैं? अभी तक जो मुज़ाकराती अमल हो रहा है उससे तो ये अंदाजा हो रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे सीट टू सीट एडजस्टमेंट कर देंगे। अलायंस से ज्यादा उनकी सीट एडजस्टमेंट पर फोकस है। उनके साथ कौमी वतन पार्टी भी होगी, तो जाहिर है ये सारी जमातें जब इकट्ठी होंगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के खिलाफ इकट्ठी होंगी। ऐसी सूरत में भी हमने बल्दियाती इंतखाबात में ये नतीजा ज्यादा, ये जो लाएहमल था ये ज्यादा मौसर साबित ना हो सका। इसके अलावा बाकी इंतखाबात में भी इनकी इस तरह ट्राईपार्टाइट इत्तेहाद हुआ था और ये इसके अलावा भी इन तमाम जमातों का भी PTI के खिलाफ इत्तेहाद हुआ था, तो उससे ज्यादा दूरस्थ नताइज उनके सामने नहीं आए। फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही को कामयाबी हुई थी। अच्छा मुमताज, एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। जो साबका कबायली इलाके फाटा कहा जाता था, जो कि अब मर्ज KP का हिस्सा है, वहां से माजी में हम देखते थे कि इंडिपेंडेंट्स जीत कर आते थे, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में हमने देखा कि वहां से अली वजीर भी आए, मोहसिन दावड़ भी आए। तो इस बार उन इलाकों में पॉलिटिकल पार्टीज आपको पेनिट्रेट करती हुई नजर आती हैं या फिर अली वजीर और मोहसिन दावड़ उस जगह पर स्ट्रांग रहेंगे?
असल में जो माजी में वो आजाद हमें देखने को मिलते थे, उसकी वजह ये थी कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट वहां पे मौजूद नहीं था। जब से पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट वहां पे मौजूद है तो वहां पे सियासी जमातों के नुमाइंदे भी मुंतखब होते जा रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के कई नुमाइंदे वहां पे हुए हैं, अब भी उनका काफी उधर असर रसूख मौजूद है। वजीरिस्तान के इलाकों में, बाजावट के इलाकों में उनका काफी असर रसूख मौजूद है, उनके काफी पावरफुल कैंडिडेट्स मौजूद हैं। और यह है कि वहां पे आजाद उम्मीदवारों की इस बार भी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। इस बार भी अगर वो इलेक्शन भी लड़ते हैं तो वो मुख्तलिफ सियासी और हजारा डिवीजन को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे मुमताज? हजारा डिवीजन में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने इन्हें 15 मंसेरा से कागजात नामजदगी जमा किए हैं। इसके अलावा भी वहां पे कैप्टन सफ्तर का ताल्लुक भी वहां से है। लेकिन उधर मसला यह है कि सरदार मेहताब जो कि साबिक गवर्नर भी रह चुका है, अब पीटीआई से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। वहां पे साबिर शाह जैसे जो शख्सियात हैं वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हैं, लेकिन वो भी एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। तो चूंकि उनकी जो लीडरशिप है तो वो ज्यादा एक्टिव नहीं है और वो अपनी क़यादत से नाराज नजर आ रही है। और वो माजी में भी चूंकि इनकी जो पार्टी की क़यादत है उससे इख्तिलाफात थे। मुमताज आपका और मुजीब साहब आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल मुमताज बंगिश और मुजीब अहमद ने हमारे सामने रखी। इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखते हैं तो एक मंजरनामा जो हमारे सामने आता है 8 फरवरी के इंतखाबात की सूरत में, बेसिकली अगर पीटीआई बैलेट पेपर पर बल्ला मौजूद रहता है तो पंजाब में नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भरपूर मुकाबला होगा। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई फे का मद्दे मुकाबले होंगी और बलूचिस्तान में जो है वो जिसे कहते हैं पीएमएलएन पीपल्स पार्टी और जेयूआई फे तीनों एक मुकाबले की पोजीशन में होंगी। उसके साथ साथ सिंध एक ऐसी जगह है जहां पर अभी तक जो मंजरनामा हमारे सामने है, चूंकि इंटीरियर सिंध में, अंदरून सिंध में पीपल्स पार्टी का कंट्रोल है और कंप्लीट होल्ड है, उसकी वजह से उसके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज बाज़ाहिर नजर नहीं आता। ऐसी सारी सूरत हाल में सबसे अहम फैक्टर होंगी छोटी जमातें और इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो खासकर जुनूबी पंजाब के इंडिपेंडेंट्स। तो इस सूरत में 172 का जो गोल्डन नंबर है वो किसी एक जमात के लिए अब आसान नहीं है बज़ाहिर पूरा करना। और अगर पूरा होता है तो उसके नतीजे में क्या पार्लियामेंट बनेगी और अगर नहीं होता तो उसके नतीजे में क्या पार्लियामेंट बनेगी, इसका फैसला 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने करना है और उसके बाद ही हमें यह अंदाजा होगा कि मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा। लेकिन एक खबर जो आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो निगरान वजीर आजम है अनवारुल हक काकड़, 8वें निगरान वजीर आजम है, उन्होंने तकरीबन 130 रोज से जायद निगरान वजीर आजम रहने का रिकॉर्ड बनाया। इससे कबल ये रिकॉर्ड मोहम्मद मियां सुमरो साहब के पास था, अब ये रिकॉर्ड अनवारुल हक काकड़ के पास है। 8 फरवरी तक वो बज़ाहिर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अगर इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद कोई और केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर इतने दिन वजीर आजम रह सकेगा या नहीं, उसका फैसला इन इंतखाबात के बाद जब टेन्योर पूरा होगा तो उसके बाद ही हो सकता है। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।